हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन हमको एक कंटेनर दैट इज हैविंग अ मूवेबल पिस्टन ऑन टॉप, राइट। द कंटेनर एंड द पिस्टन आर ऑल मेड ऑफ परफेक्टली इंसुलेटेड मटेरियल। इसका मतलब है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द कंटेनर। ओके, कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स बाय अ रिजिड पार्टीशन मेड ऑफ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल दैट अलाउज स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि हमारा यहाँ पे है, राइट। ये हमारा स्लो ट्रांसफर हीट को अलाउ करता है। द लोअर कंपार्टमेंट ऑफ कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे जो कंटेनर ये वाला is filled with 2 moles of an ideal monatomic gas at temperature of 700 Kelvin, और जो upper part है that is filled with 2 moles of an diatomic gas at temperature of 400 Kelvin। ठीक है, अब हमको दोनों मोनोटॉमिक और डायटोमिक गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज पर मोल है वो गिवन है CV एंड CP। तो एक तो हम इनको मेंशन आउट कर लें, थोड़ा इजी कर देते हैं। इसको लिखते हैं CV1 CP1 एंड डायटोमिक के लिए CP2 CP2। ठीक है, अब हमको पूछा गया है कि इफ द पार्टीशन इज रिजिडली फिक्स्ड सो दैट इट डज नॉट मूव व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड द फाइनल टेम्परेचर द गैसेस विल बी। तो देखो, अब से पहले तो क्या होगा कि जब मेरा यहाँ पे पार्टीशन रिजिडली फिक्स्ड है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा मोनोटोमिक गैस है, राइट, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो हीट लॉस करेगी मोनोटोमिक गैस, वो लॉस करेगी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो डायटोमिक गैस है वो हीट गेन करेगी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब हीट लॉस्ट बाय मोनोटोमिक गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू हीट गेन्ड बाय डायटोमिक गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू लिखेंगे NCV1 इंटू 700 माइनस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज इक्वल टू NCP2 इंटू T माइनस 400। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसके वैल्यू को। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2100 माइनस 3T इज इक्वल टू 7T माइनस 2800। ओके, तो यहाँ से आएगा 10T इक्वल टू 4900 एंड T टेम्परेचर की वैल्यू आएगी 490 केल्विन। तो अब इन गिवन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है मेरे पास वो है ऑप्शन नंबर D। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डाउटनेट। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को एक सिलेंडर दे रखा है। सिलेंडर के रेडियस का वैल्यू है R, ओके, एंड सिलेंडर का जो बॉटम पोर्शन है ये ओपन है एंड जो टॉप पोर्शन है ये क्लोज्ड है, बट इसके सेंटर पे एक होल है। ठीक है, यहाँ पे एक होल है। ओके, यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है। ओके, एंड पिस्टन का जो मास है वो है M। ओके, इनिशियली ये जो पिस्टन है इस सिलेंडर के टॉप से L डिस्टेंस पे है। ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में P0 है। ओके, एंड जो सिलेंडर का टोटल लेंथ है उसका वैल्यू L0 दे रखा है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर इस पिस्टन को, ठीक है, L से 2L पे लेके चले गए, यानी कि पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे कर दिया, ठीक है, सच दैट कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये अब 2L हो चुका है। ओके, सो क्वेश्चन में बोला है कि इस सिचुएशन में इस पिस्टन और सिलेंडर के टॉप वॉल के बीच में जो भी गैस है, ओके, इनका प्रेशर बताओ। ठीक है, सो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इनिशियल सिचुएशन में हमारा पिस्टन यहाँ पे था। ठीक है, जो भी गैस यहाँ पे ट्रैप्ड थे, ठीक है, इनका प्रेशर P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है। ओके, सो यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ का जो प्रेशर होगा यहाँ का भी वही प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ का प्रेशर कम होता या फिर ज्यादा होता, ठीक है, तो क्या होता, सपोज कर लो यहाँ का प्रेशर कम है। ओके, सो अगर यहाँ का प्रेशर कम है एंड बाहर का प्रेशर ज्यादा है एंड यहाँ पे पाथ है एयर के मॉलिक्यूल्स को फ्लो होने के लिए, तो क्या होगा, एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करेगा। ओके, सो दैट कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो मेंटेन हो जाए। ओके, सो अगेन एटमॉस्फेयर से कुछ एयर अंदर आ जाएंगे सो दैट कि अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ओके, सो इनिशियल सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी एयर प्रेजेंट है, ओके, उसका प्रेशर P0 के बराबर है। ओके, नाउ पिस्टन को यहाँ पे लेके चले आए। ओके, सो जैसे ही पिस्टन को नीचे खींचेंगे, ठीक, इस रीजन का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। ओके, नाउ अगेन प्रेशर यहाँ का इस रीजन का डिक्रीज किया। ओके, एंड बाहर का प्रेशर कितना है, P0 के बराबर। ओके, सो अगेन अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर के बीच में प्रेशर डिफरेंस एस्टेब्लिश हो रहा है। ओके, नाउ अगेन इस केस में भी यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स को फ्लो होने के लिए पाथ मिल रहा है। ओके, सो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में फ्लो करेंगे सो दैट कि ये जो प्रेशर के डिफरेंस क्रिएट हुआ है
वो मेंटेन हो जाए। ओके, सो अगेन अगर इस पिस्टन को नीचे खींच रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा कि बाहर से जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स है वो अंदर फ्लो करेंगे, ठीक है, एंड अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट है, ओके, उनका प्रेशर पी नॉट के बराबर मेंटेन रखेंगे हमेशा। ओके, सो इस केस में अगर पिस्टन को हम लोग यहाँ पे लेके चले आए, ओके, सो क्या होगा कि अगेन अंदर का प्रेशर कम होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा। सो एयर के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेंगे, दैट इज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सो दैट कि इन जो प्रेशर डिफरेंस स्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, सो अगेन जो अंदर का एयर है उसका प्रेशर पी नॉट हो जाएगा। ओके, सो जो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द प्रेशर इन दिस सिचुएशन व्हेन पिस्टन इज एट अ डिस्टेंस 2L। ओके, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा पी नॉट के बराबर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू। Hello everyone. So the question is, the figure below shows the variation of specific heat capacity of a solid as a function of temperature. The temperature is increased continuously from 0 to 500 Kelvin at a constant rate. Ignoring any volume change, the following statement is are correct to a reasonable approximation. This is the CT diagram. In x-axis it is temperature and on y-axis it is upon specific heat capacity, and here are some statements and we have to tell that which statement is true and which is false. So we have to check the statements one by one. So the first statement is, the rate at which heat is absorbed in the range 0 to 100 Kelvin varies linearly with the temperature T. Okay, so in the range of 0 to 100, this is my 0 to 100, as you can see that the graph is approximately a straight line or a linear line. As you can see that the graph between the range of 0 to 100, the graph between C and T is a straight line. At 0 to 100 Kelvin, the graph is a approximately straight line. And when the graph is approximately straight line between the C and T, so I can say that my C is directly proportional to the temperature. Okay, my specific heat capacity is directly proportional to the temperature. That's why my graph is approximately a straight line. So now heat is given by the formula. Heat is given by, in the terms of specific heat, it is written as NC delta T. Okay, this is my heat. Now N is number of mole which is constant, delta T. Okay, so my heat is proportional to the C. Okay, my heat is proportional to the C and C is proportional to the temperature. So I can say that yes, my heat is absorbed in this range, which is 0 to 100 K, is linearly with the temperature T. Okay. Now the second statement, heat absorbed in increasing the temperature from 0 to 100 K is less than the heat required for increasing the temperature from 400 to 500 K. Okay, now we already know that the formula for heat is given by Q equals to NCDT, and from this formula I can say that my heat is proportional to the CDT, product of specific heat and the product of temperature, and the product is given by the area under the curve. This product is given by the area under the curve. So if I have to tell that in which range my heat absorbed is increasing, so I have to check the area under the curve for those range. So this is my range of 0 to 100 Kelvin. Okay, and the area covered by this range is the red part. Similarly, the range 400 to 500 Kelvin. This is the range. This range. So area cover in this range is this. So as you can see that area covered in this range 400 to 500 is greater than the area covered in 0 to 100 range. As you can see in the figure that area for this range 400 to 500 is greater than area covered in the range of 0 to 100, and my heat is directly proportional to the area under the curve. So I can say that my heat for the range my heat for range 400 to 500 is
greater than my heat in the range of 0 to 100. Okay. So this statement is true because the statement is also state that the heat absorbed in increasing the temperature from 0 to 100 is less than the heat required to increasing the temperature from 400 to 500 K. So this is also a true statement and this is also a true statement. Now the third statement is there is no change in the rate of heat absorption in the range of 400 to 500 Kelvin. Okay, so now as we can see in the graph, this is my range of 400 to 500. Okay, this is my range from 400 to 500 and this is approximately a straight line, almost a straight line in between the 400 to 500. That means my C is constant. This is a straight line in the range of 400 to 500. The graph is almost a straight line, and my C is constant, almost constant for this whole range. So my heat, I can say that my heat is depend on the C. Heat is proportional to the C. When my C is constant, that means my heat is also constant. So there is no change in the rate of heat absorption in the range 400 to 500. This is also a true statement because my heat is depend on the molar specific heat and molar specific heat for this range is almost constant. So my heat is also constant. That means no change in the rate of heat. Okay, and the last statement is the rate of heat absorption increase in the range 200 to 300 Kelvin. So now see, this is the graph of 200 to 300. This is the graph. Suppose this is 2 and this is 3. In this range, my temperature is increased and the slope comes in positive. This is the slope of this graph. And slope of this graph is positive. When the slope is positive, that means rate of heat change is also positive. As you can see, in the range of 200 to 300, my slope comes in positive. And when my slope is positive, as I already discussed, that my heat is proportional to the C delta T, product of C delta T, which is also the slope. So my heat absorption also increase in this range. Okay, so this is also a true statement. So all of my 4 statements are true and correct. Thank you.